हेलो एवरीवन। आज हम सेट थ्री यानी कि बेसिक का सेट थ्री, ठीक है। बेसिक का सेट थ्री क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, बेसिक का सेट थ्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव अगर मूव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना वन बाय वन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हाँ देखना, एक मिनट जस्ट सेकंड, हाँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि, एक सेकेंड, हाँ। If x is equal to minus 1 is root of quadratic equation ax square plus bx ax square minus bx plus 3 is equal to 0, then which of the following is true। बोल रखा है इसमें से कौन सा सही होगा। क्लियर से, फोर ऑप्शन अपने पास है, इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपने को सही बताना है, ठीक है ना। पहला नंबर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि x इक्वल टू कोई a, अगर किसी भी फंक्शन किसी भी पोलिनोमियल का p ऑफ x का जीरोज है या रूट्स है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सिंपल इसको सेटिस्फाई करवा लेंगे। देखो कितना दे रखा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो x इक्वल टू -1। अच्छा, x टू -1 दे रखा है, तो हम ये क्या होगा, इसका रूट्स है। अगर रूट्स है, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का 3 = 0 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक्स की वैल्यू जब -1 इसमें पुट करेंगे, ये ट्रू होगा, कभी फॉल्स नहीं होगा, ये एकदम सही होगा, ठीक है। तो हम लोग हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, ए तो ए रहेगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस बी टाइम्स -1 प्लस 3 = 0। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, देखो एक -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि हो जाएगा ये ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का बी और प्लस 3 = 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो फॉर्म होगा, रिलेशन बन के आएगा, वो आएगा a + b + 3 = 0। तो ऐसा देखो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। a + b + 3 = 0 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप देख पा रहे होगे, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू इज। देखो, हाइपोटेनियस का लेंथ बोल रखा है, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया। क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा, ये लेंथ होगा, ये होगा अपना हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस जो होगा बेसिकली, हाइपोटेनियस इक्वल टू होगा पी क्यू। अच्छा, पी क्यू होगा, पी क्यू में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, कोई लाइन अगर यहाँ पर है x1 कमा y1, दूसरा x2 कमा y2। क्लियर। इस तरह से ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ए बी इजकल टू क्या होता है, ए बी इजकल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका होता है स्क्वायर रूट, यही होता है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। किसी को भी हम लोग x1 y1 में एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, और सेकंड वाले को x2 कामा y2 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे x2, मतलब क्या हो गया, 0। 0 माइनस -8, है ना, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 यानी कि -6, और -0 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप इसको अच्छे से अगर देखोगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 स्क्वायर, और प्लस का क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 36। देखो अंदर में माइनस है ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 का 0, कैरी 1, और 6 3 9 + 1 10 यानी कि 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। हम लोग जानते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका आंसर 10 यूनिट इसका आंसर होगा, ठीक है, 10 यूनिट्स। क्लियर। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि इन दी गिवन फिगर एम ई इज पैरेलल टू एस यू। देखो ये बोल रखा है कि एम ई मतलब ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन
ये वाला लाइन और ये एस यू ये दोनों पैरेलल है आपस में। अच्छा पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंगल ई जो होगा वो एंगल एस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो लाइन, मान लो एक ये लाइन है और सेकंड लाइन, दो लाइन पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप देखोगे तो इस वाले एस, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। देखोगे तो ये एस यू ये वाला हो गया एक लाइन, है ना, और दूसरा लाइन हो गया ये वाला होगा एम ई। ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा, मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसी प्रकार ये एस इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और सिमिलरली एंगल एम इक्वल टू एंगल यू हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर आगे बात करेंगे, जस्ट सेकंड, तो क्या होगा कि एंगल इसको मैं मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जाओ, ठीक है ना। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ फिर काम बनेगा, ठीक है, इसको ठीक है, यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, एंगल एस होगा, और एंगल एम इक्वल टू एंगल यू होगा, और साथ ही साथ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग कोई भी एक को प्रूव करते हैं, एक को चेक करता हूँ, फर्स्ट दे रहा हूँ कि एंगल में लिख रहा हूँ, सॉरी ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ट्रायंगल एम ओ ई, ये किसके होगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग एम ओ ई को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, देखो एम ओ ई, तो एम ओ ई ये वाला हो गया। तो एम किसके इक्वल है आप बताओ, तो एम होगा यू के इक्वल होगा, ये यू ओ एस, यू ओ एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसका आंसर होगा ट्रायंगल यू ओ एस। देखो क्या है, नहीं है, एस ओ यू है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड की मैं बात करूं, अच्छा यू एस ओ नहीं है, मतलब सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एम ओ ई है और एम ओ ई है, तो एस यू ओ एस के इक्वल कोई भी नहीं है दोनों में से, ठीक है। थर्ड हम लोग चेक करते हैं ओ ई एम, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ओ ई एम। अब देखो ये किसके होगा सिमिलर, देखो ओ ई एम देखता हूँ, ठीक है ना। देखो ओ है ना, ई एम, तो ओ ई एम जो होगा, देखो ओ ई एम, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है ना, सेम इसी ट्रायंगल में मूव करना चाहिए। तो ओ ई एम हो गया ना, तो ये हो जाएगा ओ एस यू, क्या होगा ये, ओ एस यू हो जाएगा। देखो ट्रायंगल ओ एस यू, देखो कोई ऑप्शन है क्या, ओ एस यू, हाँ, ये मतलब थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस क्या होता है सिंपल सिमिलरिटी का कैसे हम लोग चेक करते हैं कि जिस तरह से जैसे एंगल ये मूव करेगा ना, सेम एंगल यहाँ भी मूव करना चाहिए, सेम एक साइड जैसा रहेगा, सेम साइड करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल को अपने को इक्वल करना होता है, और करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में। हम लोग यहाँ पर एंगल को हमने चेक किया, एंगल एम हम लोग जानते हैं एंगल यू के इक्वल होता है, हमने एम की जगह पे यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओ के इक्वल होगा चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ई जो है वो एस के इक्वल होगा, ई जो है वो एस के इक्वल होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये दे रखा है तो ये वाला ट्रू होगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, सपोज को यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिखता ट्रायंगल एस एस ओ, कहाँ पे दे रखा है, एस ओ यू अगर लिख देता, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि एस, देखो एंगल एम जो है वो एंगल एस के इक्वल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो क्या एंगल एम एंगल एस के इक्वल है, नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें corresponding एंगल्स को चेक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, इसका तो डी हो गया था, ठीक है ना। अगर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्या रहा अपना फोर्थ नंबर, देखो फोर्थ नंबर, एक मिनट जाना, ठीक है। हाँ देखो, हाँ देखो फोर्थ नंबर क्या दे रखा है कि, फोर्थ नंबर दे रखा है इन दिस फिगर ट्रायंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी पी। देखो ए सी पी ये सिमिलर है डी सी पी के, डी का किधर गया, डी सी पी के, मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल है ना, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, सो दिस इज ऑल्सो 60। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा होगा। अच्छा सुनना, ये 90 हो गया, यहाँ पे ये 60 हो गया, ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, और ये हम लोग जानते हैं 90 है, क्लियर। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। डीसीपी यहाँ पर देखना, ठीक है, एंगल डीसीपी देखो,
डी सी पी, मतलब ये वाला एंगल बोल रखा 30 डिग्री होगा, क्या होगा, ये रॉन्ग है, नहीं है, 60 है। यहाँ पर 60 दे रखा है, अपने को 30 आ रहा है, ठीक है। अब देखना दूसरा, डी सी पी किधर गया, डी सी पी 30 डिग्री होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आप चाहो तो बाकी भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अच्छा, डी सी पी 90, देखो डी सी पी 90, ये 90 है क्या, नहीं है, 30 है, ठीक है ना, रॉन्ग, ठीक है, यानी कि सी भी रॉन्ग। डी चेक करूं तो डी पी सी 30, डी पी सी मतलब डी पी सी, देखो डी पी सी ये वाला एंगल, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और यहाँ पे 30 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, बाकी सभी रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, आप देख पा रहे होंगे, दे रखा है तो एक सेकंड, पहले इसको मेरेज कर लेता हूं कंप्लीट, हाँ दे रखा है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली आर, बोल रखा है सम, पहले बोल रखा है सम, है ना, सॉरी पहले बोल रखा है प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, फिर बोल रखा है सम। अब देखो क्या होता है ना कि सिंपल से हम लोग पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितने टाइम्स कट करता है वो सभी के सभी इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, ये सभी के सभी। देखो ये पॉइंट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, ये सभी के सभी पॉइंट क्या होगा, इतने जीरोज होंगे, और जो इसका वैल्यू होगा ना वही इसका जीरोज का वैल्यू होगा। इसका मतलब हो गया इस पार्टिकुलर केस में इसका जो दो जीरोज होगा, इसका जो दो जीरोज होगा वो होगा, एक होगा -1, देखो क्योंकि -1 पे कट कर रहा है, और दूसरा -5 होगा। तो कुल मिलाकर हमें इसकी जीरोज पता है कितना होगा, -1 और -5। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि मान लो कि अल्फा इजकल टू कितना, -1, और बीटा इजकल टू कितना, -5। अब पहले क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, मतलब -1 इंटू -5 चाहिए, कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। दूसरा चाहिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 प्लस -5, यानी कि -1 -5 इक्वल टू -6, यानी कि क्या होगा, अल्फा बीटा होगा 5, और सॉरी अल्फा बीटा होगा 5, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -6। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, 5 और -6, देखो 5 - 6, यानी कि बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करेंगे तो रुक जाना, ठीक है, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दे रखा है क्या, हम्म, देखो कि सम ऑफ एज द सम ऑफ एज इन ईयर ऑफ अ फादर एंड 3 times age of his daughter is 59, okay, if the age of father is x year and that of his daughter is y year, ठीक है ना। the equation representing the given information is, देखो बोल रखा है एक फादर का एज है जिसका एज ऑलरेडी दे रखा है, बोल रखा है कितना एज है इसकी, कितना, तो एक्स ईयर कितना किसका है, फादर की एज, यहाँ पर देखो एक्स ईयर, तो एक्स ईयर कौन है, फादर है, ठीक है, फादर है, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रखा है, वाई ईयर कौन है, वाई ईयर्स का कौन है, डाउटर है, ठीक है ना, डाउटर है, क्लियर। अब बोल रखा है कि सम ऑफ एज ऑफ, क्या बोल रखा है, सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड 3 times, तो फादर के जो एक्स, एंड बोल रखा है मतलब प्लस का 3 times हिज डाउटर इक्वल टू कितना दे रखा है, 59। देखो ये इक्वेशन कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्या बोल रखा है, एज ऑफ अ फादर इज एक्स ईयर प्लस 3 times ऑफ हिज डाउटर इक्वल टू 59 ईयर, क्या होगा, एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 59, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रखा है कि 10th टर्म ऑफ एपी दिस एपी, तो ये एपी का बोल रखा है 10th टर्म क्या होगा, तो पहले तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा कि ये एपी में है। देखो कैसे होगा स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट, देखो पहला नंबर क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन है √2, फिर क्या है √8, फिर क्या है √18, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो √2 को तो मैं √2 रहने देता हूँ, ठीक है। √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, √18 को 3√2 लिख सकता हूँ,
इस तरह से मूव करेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये एपी में ही है। इसका ए कितना होगा बताओ, ए होगा √2, ठीक है। डी कितना होगा, तो डी इक्वल टू होगा 2√2 माइनस का √2, यानी कि डी इज ऑल्सो √2। ओके, इतना तक दे रखा है, डी अपने को पता चल गया है, ठीक है। ए अपने को ऑलरेडी गिवन है। अब बोल रखा है अपने को 10th टर्म चाहिए, मतलब क्या बोल रखा है कि A10 इक्वल टू वॉट, A10 इक्वल टू वॉट। तो हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, A n इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। बताओ A10 इक्वल टू क्या होगा, A10 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, √2 प्लस कितना 10-1 डी, यही होगा। डी मीन्स √2, सॉरी डी मीन्स √2, डी का मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे √2, कितना होगा, √2 अपने जगह पे खुश रहेगा, प्लस का कितना होगा 9, 9 √2, तो 9+1 कितना हो जाएगा ये 10 √2, ठीक है ना, 10 √2, यही इसका क्या होगा, A10 होगा। तो बताओ 10 √2 कौन सा होगा, अरे इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई आंसर नहीं है तो कैसे करेंगे, इस 10 को स्क्वायर रूट में अंदर मूव करता हूँ, क्या होता है इसको मैं अंदर ले जाऊंगा ना, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। अब बताओ, होगा ना, अंदर जाता है ना तो वो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखो तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 200। देखो कोई ऑप्शन है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 200 कहाँ है, हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 200 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ 10 कितना डिग्री 60 माइनस कॉट 60। अब बताओ 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 अपना √3 होता है, माइनस का कॉट 60 होता है 1/√3, यही होता है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √3 क्या होगा डिनोमिनेटर में आएगा, ये हो जाएगा √3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3-1, ये कितना हो जाएगा 2/√3। अब बताओ 2/√3 किसका वैल्यू होता है, 2/√3 किसका होता है, तो आई थिंक कोसेक 30 का होता है, कोसेक 30 का, क्यों, क्योंकि कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2, तो कोसेक 30, सॉरी सेक 30 कितना हो जाएगा, सेक 30 2/√3 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, सेक 30, क्लियर, सेक 30, हाँ राइट आंसर, सेक 30 2/√3, ओके ऑप्शन ए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, ऑन दी one of the possible value of a for which cos 2a is equal to cos a। अब बताओ ये कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि इक्वल आ जाएगा। मैं वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट, मान लो a इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ, कि a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू अगर 0 में पुट करूंगा तो cos 0 इक्वल टू cos 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा ये, ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड रुक जाना आप, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि एट द एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ स्टिक इज फाउंड टू बी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्टिक एज shown in the figure, द सन एल्टीट्यूड एट दैट इंस्टेंट। देखो क्या बोल रखा है ये एक स्टिक है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मान लेता हूँ ए। अब बोल रखा है इसका जो शेडो बनेगा ना वो इस लेंथ का √3 टाइम्स होगा, इसका मतलब इस शेडो जो बोल रखा है ये कितना है √3 ए होगा, क्लियर। अब बोल रखा है इसका क्या चाहिए, द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट इंस्टेंट, मतलब सिंपल सी एंगल बोल रखा कि ये एंगल कितना एंगल एल्टीट्यूड बनाया होगा, ये एंगल कितना फॉर्म करेगा। अब बताओ एक पहला नंबर ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो आप बताओ खुद से, अगर 90 डिग्री होगा तो ये वाला अपना परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। अब बताओ बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो ऑब्वियसली 10 में आता है, तो हम लोग 10 का यूज करेंगे, ठीक है। अब बताओ 10 थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताओ यहाँ से लिखेंगे कितना 10 थीटा इक्वल टू, बताओ परपेंडिकुलर कितना है ए, डिवाइडेड बाय कितना √3 ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 10 थीटा इक्वल टू 1/√3। अब बताओ 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 10 थीटा इक्वल टू
कितना, टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री का होता है, मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए, ठीक है। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 30 डिग्री होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर एज shown इन द फिगर बिलो, ठीक है। दिस लेंथ हाइट ऑफ कोन इज, देखो बोल रखा है सिंपल सा, यहाँ पर एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है सिंपल सा, इसमें से एक बिगेस्ट क्या निकाला गया, कोन को कट करके निकाला गया है, यहाँ से इसमें से कोन को कट करके निकाला गया है, ठीक है। अब बोल रखा है इसका जो रेडियस होगा वो होगा आर, तो बोल रखा है इसका स्लेंट हाइट, मतलब ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ या ये वाला लेंथ जो होगा स्लेंट हाइट, ये कितना होगा। अब देखो सिंपल सा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब देखो ये है, यहाँ पर जो ये रेडियस जो होगा इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला रेडियस होगा, ये भी अपना रेडियस ही होगा, रेडियस होगा, क्योंकि स्फीयर का जो होता है ऑल सेंटर्स जो होता है डिस्टेंस हमेशा आर के इक्वल होता है, ये भी क्या होगा, सेंटर है, सेंटर से यहाँ से रेडियस ही होगा। अब सिंपल सा आप देखोगे तो ये यहाँ पे राइट एंगल, सॉरी राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, फॉर्म हो रहा है। इससे बताओ एच स्क्वायर, और एच जो होगा बेसिकली ये स्लेंट हाइट होगा, ठीक है, इसके लिए राइट, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस होगा, बट इस कोन के केस में ये स्लेंट हाइट होगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो बताओ एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू भी आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताओ एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू आर स्क्वायर, तो बताओ एच इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर, तो बताओ एच इक्वल टू कितना होगा, देखो आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आर रूट टू, ठीक है ना। यानी कि एच, एच यहाँ पे क्या है, एच को यहाँ पे हाइट में समझ लेना, ये हो गया आपका स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट, ठीक है ना। इसका आंसर कितना होगा, √2r, इसी को हम लोग √2r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √2r, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इफ फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन ऑफ मीन इज 3/4 टाइम्स द मीडियन, देन मॉड इन, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3 टाइम, तो ये चीजें हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 3/4 टाइम्स ऑफ मीडियन दे रखा है। देखो इसका रिलेशन क्या होता है ना, सिंपल सा क्या होता है, थ्री मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, आ, एक सेकेंड, टू मीन, टू मीन प्लस मॉड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, थ्री मीडियन इज इक्वल टू टू मीन प्लस मॉड, ये एक का इसका रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो तो अपने को गिवन क्या है, गिवन है कि 3/4 टाइम्स ऑफ मीडियन किसके होगा, मीन, यानी कि अपने को गिवन जो है, गिवन इंफॉर्मेशन है वो है कितना, मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ कितना, मीडियन, मीडियन, क्लियर, ये दे रखा है। अच्छा इस एक बात बताओ, फोर इधर किस में है, डिवाइड में है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, कि फोर मीन, मीन इजकल टू थ्री मीडियन, इतना दे रखा है, मीडियन दे रखा है, चल। अब बताओ तो मैं मीडियन के, थ्री मीडियन के जगह पे मैं इस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में क्या पुट कर दूं, फोर मीन, तो मैं इसको और इससे दोनों को कंपेयर करके मैं लिख रहा हूँ, थ्री मीडियन के जगह पे फोर मीन, यानी कि फोर मीन इज इक्वल टू कितना होगा, टू मीन, टू मीन प्लस का मॉड, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो ये टू मीन इधर प्लस में है, इधर लेफ्ट आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मॉड इज इक्वल टू फोर माइनस टू मीन, टू मीन, फोर मीन माइनस टू मीन, यानी कि क्या हो जाएगा, टू मीन हो जाएगा, टू मीन इसका आंसर होगा। अब बताओ मॉड इक्वल टू क्या होगा, मॉड इक्वल टू टू मीन, क्लियर। अब एक चीज बताओ यहाँ से, तो इसका आंसर क्या होगा, टू मीन, देखो कोई ऑप्शन है क्या, टू मीन नहीं है, एक भी नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड, थर्ड नहीं है, सेकेंड तो मीडियन है, और डी भी
मीन है, यानी कि थ्री मीन है। तो आंसर यहाँ पे मैच नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आंसर जो है दो फॉर्म है, एक है मीन के फॉर्म में है, और फर्स्ट वाला है मीडियन के फॉर्म में, मीडियन के फॉर्म में है। तो मैंने मीन के फॉर्म में चेंज किया था, आंसर नहीं आया। अब मैं इसको मीडियन के फॉर्म में चेंज करता हूँ। मीडियन फॉर्म कैसे चेंज करूंगा, मैं मीन के जगह पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना यहाँ पे, तो मीन के जगह पर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो एक सेकेंड आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मीन इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 मीडियन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा यहाँ पे दे रखा है, देखो 3/4 मीडियन। तो मैं मीन के जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आप यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, मॉड इजक्वल टू 2 मीन के जगह पर 3/4 मीडियन, मीडियन, ठीक है, मीडियन हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर होगा 3/2 मीडियन, मीडियन, ठीक है, 3/2 मीडियन। अब बताओ 3/2 मीडियन को ऑप्शन है क्या, 3/2 मीडियन, हाँ है। कौन सा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कंसीडर द गिवन डाटा, क्लास क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 15, 30, 50, 63, 35 एंड 32। बोल रखा है डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो क्या बोल रखा है, मीडियन क्लास के लोअर लिमिट और मॉडल क्लास के अपर लिमिट का क्या चाहिए अपने को, डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसका अगर मॉडल क्लास की, सॉरी कहाँ है, हाँ, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वो अपना मॉडल मॉड होता है, ठीक है ना, मॉडल या मॉड होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, 63 यहाँ पे है। तो इसकी क्या होगा, मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना हो जाएगा बताओ, 80 हो जाएगा। हाँ अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 80। तो एक तो अपने को पता है 80, और दूसरा अपने को किसी प्रकार मीडियन क्लास पता चल जाएगा, तो उसका लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे। देखो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद वो जिस भी क्लास में आता है वो अपना मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास होता है, ठीक है। तो मैं सबको ऐड करता हूँ, देखो 15 + 0, सॉरी 5 + 0, 5, 5, 5 + 3 8, 8 + 5 कितना, 13, +2 15, 15 का 5 कितना, कैरी 1, 3, 3 6, 6 6 12, 12 और 5, 12 और 5 कितना होगा, 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21, और +1 22। तो 22 इतना आ गया इसका टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब इसको हम लोग, ये एन का वैल्यू आ गया, तो मॉडल क्लास के लिए हम लोग n/2 फाइंड करते हैं। n/2 मतलब होगा 225 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 112.5, यानी कि 112.5 इसका क्या होगा, n/2 होगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा 112.5 किस इंटरवल में आएगा। ऐड करता हूँ, देखो 30 + 15 कितना होगा, 45, 45 + 50 कितना, 95, ठीक है। तो 95 क्या है, 112 से कम है, ठीक है। इसका मतलब इस क्लास को पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और 95 में जब 63 ऐड करेंगे तो वो 112 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 112 जो होगा वो अपने को इसी क्लास में होगा। मतलब क्या हो गया कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों सेम ही होगा। अब बोल रखा है इसका लोअर लिमिट कितना होगा, 60, और दोनों का डिफरेंस यानी कि 80 और 60 का क्या चाहिए अपने को, डिफरेंस चाहिए। क्या हो जाएगा, 80 -60, यहाँ से होगा इक्वल टू 20। इसका आंसर कितना होगा, 20 इज राइट आंसर, कितना, 20 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, एन अनवेस्ट डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन मल्टीपल ऑफ 3। बोल रखा है 3 का इवन मल्टीपल, किसका, इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 अपने को ये चाहिए। तो आप बताओ एक डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो उसमें से क्या क्या आउटकम आने की पॉसिबिलिटी होता है, या तो 1 होगा, और 2, और 3, और 4, और 5, और 6, यही होगा। यही 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है, एक डिजिट आ सकता है, बाकी कोई आ नहीं सकता। अच्छा इसमें बोल रखा है अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका, तो
जो थ्री का इवन मल्टीपल हो, तो ये थ्री का ऑड मल्टीपल है, थ्री का इवन मल्टीपल सिर्फ ओनली वन नंबर है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, वो है सिक्स, क्योंकि इसको हम लोग सिक्स को थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, तो थ्री का क्या हो जाएगा, ये इवन मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? यानी कि पीई इक्वल टू क्या होता है बताओ, एन ई बाई एन एस, यही होता है ना। तो बताओ एन ई इक्वल टू कितना होगा, एन ई कितना, वन। वन मतलब एक ही ऐसा नंबर है सिक्स, जो कि थ्री के इवन मल्टीपल होगा। अच्छा एन एस कितना होगा, तो टोटल सैंपल स्पेस, टोटल कितना होगा बताओ, सिक्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वन बाय सिक्स, इसका आंसर क्या होगा, वन बाय सिक्स, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर बोल रखा है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट, है ना, टू डिजिट नंबर। बताओ क्या होगा, टेन ही होता है ना, टेन से छोटा कोई नंबर होता है क्या टू डिजिट का, नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, कोई भी नंबर नहीं होता है। एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब बताओ स्मॉलेस्ट टू डिजिट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट कितना, थ्री डिजिट नंबर, डिजिट नंबर। बताओ क्या होगा, कितना होता है, तो हंड्रेड होता है। ठीक है ना। अब इन दोनों का बोल रखा है, ये दोनों नंबर आ गया है, क्या बोल रखा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर पी इंटू फाइव टू पावर क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, बोल रखा पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे, इसको टेन को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा, टू इंटू फाइव। ठीक है, हंड्रेड को फैक्टर करेंगे, हंड्रेड का क्या हो जाएगा बताओ, प्राइम फैक्टर टू इंटू फाइव इंटू फाइव, यही होगा ना। क्या होगा, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड। क्लियर? अब इसका हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम जो होता है ना, वो इसका हाईएस्ट पावर होता है। देखो टू का कितना है, टू, तो टू टू है, यानी कि टू पावर टू इंटू फाइव का पावर भी टू होगा, यानी कि पी इजकल टू क्यू इजकल टू टू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करें। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे। तो which of the following statement is true for HCF and LCM of two distinct नेचुरल नंबर ए एंड बी। देखो दो अलग अलग नंबर ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या मतलब इसमें ट्रू है, आपको बताना है। बोर्ड का एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम, रॉन्ग। हमेशा एलसीएम ग्रेटर होता है, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, ग्रेटर होता है एचसीएफ से, एचसीएफ हमेशा स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ऑलवेज। क्लियर? एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएफ, क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का फैक्टर होगा, ये ट्रू होगा, ये बिल्कुल ट्रू होगा। एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ, रॉन्ग। ओके, तो क्या होगा, ओनली वन, ओनली वन, क्या होगा, ए, सॉरी टू इज राइट आंसर, तो क्या होगा, ओनली टू, कहाँ गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ डी इसका ट्रू होगा, बाकी सभी रॉन्ग होगा, डी ओनली टू। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो यहाँ पे 17 नंबर। 17 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोल रखा है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप सिंपल देखो क्या है यहाँ पे, कि पहला क्वेश्चन में चेक करता हूँ पहला, तो आप देखो, तो एक्स ये होगा अपना एक्स एक्सिस और यहाँ होगा वाई एक्सिस, और बोल रखा एक्स इक्वल टू जीरो, जो ये वाई एक्सिस था इसी का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा बोल रखा एक्स इक्वल टू वन, ये होगा एक्स इक्वल टू वन। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेगा, ऑलवेज पैरेलल रहेगा, हमेशा ये पैरेलल सीधा जाते रहेगा। इसमें एक भी जगह ये कट नहीं कर रहा है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि इसका क्या बोल रखा है, ये तो अपना आंसर नहीं होगा, ये जो होगा वो आंसर नहीं होगा। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन हो। अब देखो बाकी सबको हम लोग चेक करेंगे, तो बाकी सबको चेक करेंगे तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सिंपल सा यूज करेंगे, क्या, बाकी तीन के लिए, कि अगर मान लो कोई इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो इसका कुछ केसेस बनता है, ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू, अगर बी वन बाय बी टू है, तो ये क्या होगा,
इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब बताओ यहाँ पे इसके एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ पे टू और यहाँ पे टू, तो क्या होगा बताओ? 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड में चेक करता हूँ, यहाँ बताओ एक्स के कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पे वाई का भी वन है, यहाँ पर एक्स का वन है, लेकिन वाई का यहाँ -1 है, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, क्या होगा? 1/1 इज नॉट इक्वल टू कितना? 1/-1, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ऐसा वाला ये वाला केस आ गया, ये वाला केस आ गया है, इसका मतलब सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। देखो वन वन, फिर देखो वन वन, कोफिशिएंट्स में लिख रहा हूँ, 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1, ये भी ट्रू होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब ट्रू होगा मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा सर सी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके बोल रखा है रियल और इक्वल रूट्स है, बोल रखा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोल रखा है इसमें से कौन सा ट्रू होगा, आपने को बताना है। ओके, देखो सिंपल से रूल क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो रियल रियल एंड इक्वल रूट के लिए इसके डी को जीरो करना पड़ता है। डी बोले तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अब बताओ यहाँ पे बी जो है, बी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट होता है, इसके लिए बताओ बी कितना होगा? 2b, इसके लिए बी जो होगा वो होगा 2b, यानी कि 2b का स्क्वायर -4, तो 4 रहेगा, ए के जगह पर इसका भी ए सेम है, इसका भी ए सेम है, ए रहेगा। अच्छा सी के जगह पे कितना, यहाँ पे देखो प्लस का सी है, यहाँ पे माइनस का सी है, तो सी का वैल्यू होगा -c, क्लियर, इक्वल टू जीरो। यहाँ होगा 4b² प्लस 4ac इक्वल टू जीरो, 4 मैंने कॉमन ले लिया सभी से, तो हो गया b² माइनस, सॉरी प्लस का प्लस का ac इक्वल टू जीरो, यानी कि मैं इधर लिख रहा हूँ यहीं पे, 4 को मैं उधर भेज दूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना? b² प्लस ac इक्वल टू जीरो, यानी कि b² इक्वल टू माइनस का ac, इसका आंसर होगा b² इक्वल टू -ac, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19 एंड 20, ठीक है ना, एसर्शन एंड रीजन। ठीक है, देखो 19 क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन में देख लेता हूँ वैसे, हाँ हो जाएगा आपका अपना। देखो तो 19 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट ई इज वन, ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजें की 100% होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 100% होगा, 100% मतलब वन होगा। ठीक है ना, कोई चीज एकदम श्योर है ये चीज होगा, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 100% श्योर है कि मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, तो ये 100% हो गया, जो 100% हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन होता है। ठीक है, ये ट्रू होगा। अच्छा नेक्स्ट तो रखा है कि सम ऑफ probability of all elementary events of an experiment is one, तो क्या बोल रखा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री, मतलब क्या बोल रखा है कि अलग अलग दे रखा है, ठीक है, और बोल रखा है सभी का सम वन होगा, तो ये भी ट्रू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाइस को मैंने रोल किया है, ठीक है ना, डाइस को रोल करेंगे तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा। मैंने बोल दिया वन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, टू आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, थ्री आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, फोर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, ठीक है ना, फाइव आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6। अब बोल रखा है ये एलिमेंट्री है, सभी अलग अलग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बोल रखा है इन सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो वन आएगा, ये ट्रू है, क्योंकि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, है ना, तो इक्वल टू कितना होगा? 6/6, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा वन, तो ये ट्रू होगा, यानी कि एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या होगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन एसर्शन ए।
तो ये ट्रू होगा ऑप्शन ए। यानी कि 19 का ऑप्शन क्या होगा, 19 का ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं 20 पे। 20 क्या दे रखा है कि √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है, और दोनों को हम लोग ऐड करके रेशनल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं, मतलब ये ट्रू होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखो रीजन क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या बोल रखा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये ट्रू नहीं होगा, ये होगा फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने जैसे कि मान लिया है कि एक लिया √3, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, एंड दूसरा नंबर मैंने ले लिया है 5 प्लस का, सॉरी 5 माइनस √3 ले लिया, ठीक है ना। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है ना, दोनों को ऐड करता हूँ। ऐड करूंगा तो क्या होगा, √3 प्लस 5 माइनस √3। ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5, जो कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसके जगह पे दूसरा मैं ले रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। मान लो एक मैंने √2 ले लिया, दूसरा √3 ले लिया, दोनों को ऐड किया, तो ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। तो हम जब भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, हमेशा रेशनल हो या इरेशनल हो, ये कंपलसरी नहीं है। कई बार रेशनल भी हो सकता है, कई बार इरेशनल भी हो सकता है। क्या होगा, असर्शन ए इज ट्रू और रीजन आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट तो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड देखता हूँ, असर्शन ए इज, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू, तो आर तो ट्रू होगा ही नहीं, ठीक है ना। assertion ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स, तो सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर इसका होगा, मतलब 20 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ओके, थैंक यू।